देखो आज हम लोग एक सर्किट सबसे पहले आप पढ़ेंगे, हम लोग एसी सर्किट की स्टडी कर रहे हैं। इसमें पहला रहा होगा आर परिपथ या आर सर्किट। इसमें आपने फिगर बनाया था ना कल, आगे लिखोगे। जब किसी प्रतिरोध को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़कर परिपथ तैयार किया जाता है, तो उसे आर परिपथ कहते हैं। दूसरा नंबर आपको दो, उसमें लिखोगे सी परिपथ। दूसरे का यही नाम है ना, सी सर्किट। इसमें हम बस थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल देंगे। प्रतिरोध को क्या लिख दो, संधारित्र। सेम डिफिनीशन जैसे कि वहां पे आपने बताया है, उसी चीज को प्रतिरोध की जगह संधारित्र लिख देना। जब किसी एक संधारित्र को प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़कर परिपथ तैयार किया जाता है, तो उसे सी परिपथ कहते हैं। ऑन करके ब्राउज़र ऑन कर दो। तीसरा आप क्या पढ़ रहे थे, तीन एक साथ पढ़ते हैं फिर तीन एक पढ़ते हैं। यह परिपथ, यह सर्किट में हमने क्या बताया था, प्रेरक। वहां पे प्रेरक तो लिखोगे। यल में क्या लिखो, प्रेरक। जब किसी प्रेरक को, हाँ इंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, कुंडली उसे कहते हैं। मैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ के प्रेरक तैयार। ध्यान से देखो,
हम लोगों ने ये बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग यहाँ पे एसी परिपथ या प्रत्यावर्ती धारा के सर्किट को कर रहे हैं। इसमें टोटल कितने सर्किट तैयार हो रहे हैं? 7। या तो खाली आर का मतलब रेजिस्टेंस का, फिर सी सर्किट, फिर एल सर्किट, फिर आरसी, फिर एलसी, फिर एलआर और लास्ट में एलसीआर। ये तीनों तरह के सर्किट हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। जैसे आप बल्ब को देखो, बल्ब में कॉइल पे काम कर रहा है, कैपेसिटर पे काम कर रहा है नहीं, मतलब किस पे काम कर रहा है? मतलब जो आपका इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है वो किस पे काम कर रहा है? रेजिस्टेंस पे। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है बाय रेजिस्टेंस और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट में। बट आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी बल्ब आते हैं जिसमें चार्जर भी यूज होता है, वो कुछ एनर्जी को स्टोर कर लेता है, लाइट कट जाने के बाद भी कुछ देर तक जलेगा। अगर उस सर्किट को देखो तो उसमें 2 चीज है, एक तो रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, और एक उसमें बैटरी भी इन्वॉल्व है, कैपेसिटर भी इन्वॉल्व है जो आपकी एनर्जी को स्टोर कर रहा है कुछ देर के लिए, और जब लाइट कट हो जाती है तो हम उसको चार्जर के थ्रू तो जला सकते हैं। तो उसमें 2 चीजें जरूरी है कि नहीं? ऐसे सर्किट का नाम क्या हो जाएगा? आरसी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वाला। आपने देखा होगा अब इसमें फैन आते हैं, फैन कॉइल पे काम कर रहा है। अगर वो प्योर फैन है, ओनली फैन, तो फैन क्या बनेगा? एल बनेगा, क्योंकि वो कॉइल पे काम करता है। लेकिन अगर उसमें हम लोग चार्जेबल भी लगा दे, चार्जेबल फैन देखे होंगे जो हमारे टेबल ओबल पे रखते हैं, उसमें हम लोग चार्ज करने का, स्टोरेज करने की भी सिस्टम बना देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं, तो कुछ देर तक चार्ज होकर वो बाद में चलता है, तो उसमें कौन सा सर्किट बन जाएगा? लेकिन अब तो फैन में बल्ब भी लगा होता है। अब देखोगे बीच में एक बल्ब लगा देते हैं डेकोरेट करने के लिए, अच्छा लगने के लिए, बल्ब भी जल रहा है, फैन भी चल रहा है, और वो कुछ देर चलेगा भी लाइट कटने के बाद, मतलब वो सर्किट कौन सा बन जाएगा? एलसीआर। तो हम लोग कई तरह के सर्किट यूज कर रहे हैं, उससे टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर रही है, उस हिसाब से हमारे सर्किटों में कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, मतलब कंबाइन किए जा रहे हैं। ऐसे में हम लोग पहले इंडिविजुअल सर्किट को पढ़ेंगे। आर सर्किट उसे बोलते हैं जिसमें केवल रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, एल सर्किट उसे बोलते हैं जिसमें केवल इंडक्टर जुड़ा होता है, और सी सर्किट उसे बोलते हैं जिसमें केवल कैपेसिटर जुड़ा होता है। कल आपने फिगर बनाया होगा तो हमने याद दिलाए, उसमें हम लोग एक सोर्स लेते हैं जो एसी वोल्टेज है, इससे जोड़ते क्या है? रजिस्टर। क्या जोड़ रहे हैं? रजिस्टर। और जिसका भी मोबाइल हो साइलेंट कर ले। तो पढ़ाई करने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट नहीं बन पाए, जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे। तो पढ़ाई करने के लिए पढ़ना नहीं जरूरी होता है। क्या बनना होता है? मतलब पानी इकट्ठा करना और टूटे हुए बर्तन में, टूटे हुए लोटा में पूरी जिंदगी इकट्ठा करो, कोई चू चू के खत्म होता रहेगा। मतलब पहले लोटा को सही कर लो, तब पानी इकट्ठा करो तो 2-4 एमएल 10 एमएल रुकेगा। मतलब ये हम लोग का लोटा इसमें आ रहा है, क्या आ रहा है? स्टडी मटेरियल, ये पहले से फूटा रहेगा ना, तो तुम्हारी एनर्जी व्यर्थ जाएगी। तो अपने आप को पहले स्टूडेंट बनाना पड़ता है। स्टूडेंट के कुछ कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, अगर वो लक्षण आप में नहीं आए हैं तो पढ़ाई तो एकदम निरर्थक, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो स्टूडेंट बनने के बाद ही पढ़ाई हो पाती है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमें टीचर के कैरेक्टर होने चाहिए हमारे अंदर, वरना हम कितना नॉलेज रखें। कभी कभी टीचर को देखे होंगे ना, ऐसे भी टीचर होते हैं जिनके पास अपार नॉलेज होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, इन गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, लोगों के साथ मौज मस्ती भी करते हैं, पार्टी सार्टी भी इन्वॉल्व होते हैं, कपड़े होती है, 2-4 अभद्र काम भी करते हैं। तो वो टीचर के पास नॉलेज नहीं है, बट टीचर का कैरेक्टर नहीं हो उनमें। तो टीचर बनना जरूरी नहीं कि आपके पास नॉलेज है तो आप टीचर हो, पहले टीचर के कैरेक्टर लाओ, टीचर क्या करता है, कैसे रहता है, किस जीवन को पालन करता है। तो स्टूडेंट बनने के लिए भी रिक्वायरमेंट है वो स्टूडेंट के कैरेक्टर, इसलिए आप लोग कोशिश करो कि पहले स्टूडेंट बन जाओ। तो स्टूडेंट के लक्षण किसी से पूछोगे तो बताएंगे स्टूडेंट के क्या लक्षण होते हैं। हम फिर बता रहे हैं, आप लोग प्रत्यावर्ती परिपथ में 3 पहले पढ़ लो, फिर बाद में 3 पढ़ाएंगे, 2-2 वाला, और फिर लास्ट में एलसीआर बता देंगे। यही पर सर्किट है ना। यहाँ पे आप वोल्टेज कैसा दे रहे हो, बैटरी लगा के कि प्रत्यावर्ती में आपको एक गोला बनाना और एक इस तरह का साइन बना देना, ये आपके एक सोर्स को बता रहा है। लेकिन ये एक ऐसा सोर्स बता रहा है जिसमें करंट डीसी बना है कि एसी। लेकिन अगर आप बैटरी या सेल बना देते, बड़ा और छोटा लाइन, तो वो डीसी बता देता। और डीसी में ये नहीं सर्किट पढ़ा जा रहा है, डीसी को पढ़ने के लिए हमने ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ पढ़े हैं, ये एसी के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें करंट का डायरेक्शन किधर भी दे सकते हो, क्यों? क्योंकि एसी में दोनों दिशाओं में करंट बढ़ता है, आधा टाइम इधर और आधा टाइम, तो आप किधर भी चिन्ह लगा दोगे करंट का कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ अगर रेजिस्टेंस जुड़ा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज को VR बोलेंगे, यहाँ अगर कैपेसिटर जुड़ा है तो इसको VC बोलेंगे, और अगर यहाँ पे
रियल जोड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर हम वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट का एक फेज होता है, वो करंट और वोल्टेज किस फेज में चल रहा है, और वो क्या इक्वेशंस है। हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ जो वोल्टेज का इक्वेशन होता है इस परिपथ में, वो होता है V0 sin ओमेगा t, क्योंकि ये एक साइन की कर्व पे चलता है, पीरियोडिक होता है, वोल्टेज घटता बढ़ता रहता है, तो किस फंक्शन में होता है, इसको हम बोलते हैं V0 sin ओमेगा t कर्व के अकॉर्डिंग। और जो यहाँ का करंट होता है वो होता है I0 sin ओमेगा। इसके मतलब है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं। इसका भी फेज जीरो है, इसका भी फेज जीरो। अगर आपने 11 में थोड़ा सा वेव मोशन पढ़ा होगा, y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई, तो वहाँ पे आपको फाई के बारे में बताया होगा कि फेज क्या होता है। फेज को हम एक बार समझा दें नॉर्मली। झूला देखियो, झूला एक पीरियोडिक मोशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार जानो, पेंडुलम यहाँ पे है, झूला यहाँ पे है, गया आया, फिर गया फिर आया, एक चक्कर पूरा, गया आया गया आया। अब इसको कर्व में लाओ, उठा गिरा, यहां से लेके यहां तक एक चक्कर। कर्व में ऐसे दिखाते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम मिनिमम। मतलब ये पूरा लाइन, ये ऊपर जा एक साइड, फिर नीचे बराबर आने, फिर नीचे, फिर ये एक चक्कर हो गया कि नहीं, ये चक्कर समझ पा रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, कई हिस्सा, चार, यहाँ 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 यहाँ, एक चक्कर इसे घुमाते हैं। इसमें जो टाइम लगता है इसको आवर्तकाल बोलते हैं। अब वेव मोशन में इसकी अगर इक्वेशन को आप कर पड़े होंगे तो ये कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, मैक्सिमम बीच से कितना दूर जा रहा है, दैट इज ये चलता है पीरियोडिक ओमेगा टी। और ये फाई जो होता है इसको हिंदी में कला कहते हैं, या तो हम फेज कहते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। वेव मोशन में से आपने पढ़ा होगा y इक्वल टू a sin ओमेगा t। एक को हम आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड। आयाम का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वो ये कला क्या था उसको हम बताने वाले हैं। कला का मतलब अगर आपका झूला अभी स्टार्टिंग फेज में है तो 0 डिग्री पे है। क्या डिग्री पे है? यहाँ पहुंचा तो 90, फिर आ गया था 180, फिर यहाँ गया था 270, अब आ गया था 360 में चक्कर मान लिया जाता है ना, मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग। 0 डिग्री पे है, 90, 180, 270, 360 जी, फिर आगे बढ़ेगा। समझ में आया? रिपीट करता रहेगा अपने मोशन को। ऐसे में हमारी जो करंट होती है, जो एसी करंट होता है या जो एसी वोल्टेज होता है, उनमें भी पीरियोडिसिटी होती है। आपने पढ़ा होगा कि वह धारा जिसका परिमाण और दिशा बदलता रहता है, लेकिन एक निश्चित अंतराल में इसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। उसी को हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती में रिपीटिशन तो होना ही होना है। उस रिपीटिशन में देखा जा रहा है कि इसका भी फेज 0 है और इसका भी फेज, मतलब ये भी 0 फेज से स्टार्ट हो रहा है, 0 वोल्टेज से स्टार्ट हो रहा है, तो करंट भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो वोल्टेज होता है ये 90 डिग्री पीछे चलता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इसको 90 पीछे करने के लिए करंट वोल्टेज जो है बीसी जो बोलता रहे हैं, इसका वोल्टेज और जो यहाँ करंट है, I0 sin ओमेगा टी। हम लोग हमेशा किससे चेक करते हैं बाबू? करंट के कंपेयर में। जब भी हमें किसी से फेज को तुलना करना होगा, फेज को जानना होगा, तो हम किससे तुलना करेंगे? करंट से। इसमें करंट के फेज में वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के किस में होता है? फेज में होता है। मतलब जिस फेज में करंट होता है उसी फेज में वोल्टेज होता है, लेकिन किस सर्किट में? रेजिस्टेंस के सर्किट में। मतलब यहाँ भी कुछ नहीं जुड़ा है, यहाँ भी कुछ नहीं जुड़ा है, मतलब दोनों का फेज 0 है। तो जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो करंट के खला में है। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज होती है कैपेसिटर की, वो कैपेसिटर की क्या होती है? 90 डिग्री पीछे होती है। कितना होती है? तो अगर वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है तो हम क्या कर सकते हैं? करंट 90 डिग्री आगे है। अब या तो इसमें 90 हटाए तब वोल्टेज 90 पीछे होगा, या तो फिर इसमें 90 बढ़ाए। तो हम क्या करेंगे? इसमें 90 घटा देते हैं। किसमें 90 बढ़ा दें? तो बात एक ही पड़ेगा ना। इसको 90 बढ़ा दोगे तो 90 पीछे हो जाएगा। तो या तो फिर इसमें 90 घटा दो, चूंकि अब इसमें 90 घटा के लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि 90 इसमें घट जाता है। मतलब 90 डिग्री फेज पीछे होता है। इसका मतलब जब करंट 0 पे है तब वोल्टेज यहाँ 270 पे है। जब करंट 90 पहुंच गया तब ये आके यहाँ पहुंचा है। जब करंट फिर यहाँ लौट आया तब ये यहाँ पहुंचा है। मतलब पीछे चल रहा है 90 डिग्री। जैसे साथ में चलना ये सेम फेज में है, लेकिन ये पहुंच चुका 90 पे, भी तुम 0 पे हो। अभी 180 चलाया तब तुम 90 पे गए, 90 पीछे चल रहे हो। ऐसे फेज यहाँ पे कंडीशन होते हैं। और इसमें वोल्टेज करंट से 90 डिग्री
आगे होता है। तो ये कैपेसिटर का रहा कि इंडक्टर में V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस किससे आगे होता है? करंट से। अब ध्यान से देखना, आपने फिगर लिखा, फिगर के बाद में लैंग्वेज लिखा कि किसमें क्या होता है। हमने इसमें बताया कि जब किसी भी प्रतिरोध को एक प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिया जाए तो ऐसे सर्किट को हम लोग आर सर्किट बोलते हैं। लेकिन जब किसी कैपेसिटर को, संधारित्र को एक प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा जाए, स्रोत से जोड़ा जाए, तो उसे सी सर्किट या सी परिपथ कहते हैं। जब किसी कुंडली या प्रेरक को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ दिया जाए तो ऐसे परिपथ को हम एल परिपथ या एल सर्किट कहते हैं। इस सर्किट में करंट वोल्टेज करंट के समान कला में होता है। इसमें वोल्टेज करंट के 90 डिग्री पीछे होता है, इसमें करंट वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। इसका फेज हम लोग लिखते कैसे हैं? ये होता है आपका करंट, हमेशा करंट किसी डायरेक्शन में चलता है। अब जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो हम वोल्टेज को कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे जो वी आर वोल्टेज होगा वो वोल्टेज इसी के पेज में होगा। वैसे जब भी वोल्टेज वाला लाइन बनाना तो करंट से बड़ा बनाना, करंट वाले से बड़ा ही बनाना थोड़ा सा, तो और भी बेहतरीन आप समझ पाओगे क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होती है। बात समझ में? सेम कलर का मतलब सेम डायरेक्शन में। अब ये घड़ी की सुई अगर है मान लो, इसमें आपको क्या करना है? वोल्टेज को 90 पीछे करना है कि आगे? इधर का मतलब आगे होता है डिग्री, तो इधर का मतलब तो वोल्टेज 90 डिग्री क्या चला जाएगा? मतलब वोल्टेज किस पे आ जाएगा? इस पे। और इसमें हमें बताना होगा था 90 डिग्री आगे, मतलब जो हमारा VL होगा वो इस फेज में चल रहा होगा। आपका इसमें करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम फेज में। इसमें करंट से वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे चल रहा है और इसमें वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है। ये आपको तैयार होना पड़ेगा। फिर हमारे नेट वोल्टेज की बात करें। नेट वोल्टेज का मतलब पूरे सर्किट में नेट वोल्टेज कितना है? तो नेट वोल्टेज अगर आप निकालना चाहते हो तो नेट वोल्टेज जितना वोल्टेज, क्योंकि इसमें एक ही वोल्टेज है रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो यही नेट वोल्टेज आपका बन जाएगा VR। भाई आपके सर्किट में यही एक ही वोल्टेज तो है, और जो एक ही वोल्टेज है तो वही आपका नेट है सेम पेज में। इसका नेट वोल्टेज क्या होगा? नेट वोल्टेज का तो समझ पा रहे हो? सर्किट का पूरा वोल्टेज VC, क्योंकि VC का ही वोल्टेज इस सर्किट का पूरा वोल्टेज है। और इसमें नेट वोल्टेज क्या होगा? जो वोल्टेज VL के क्रॉस होगा वही आपका नेट वोल्टेज होगा। यहाँ रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस बोलते हैं वो। हिंदी लिखे क्या जी? प्रतिरोध समझ पा रहे हैं? टोटल प्रतिरोध, इसके टोटल प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। तो इसमें भी तो कुछ होगा कि नहीं, लेकिन नेट रेजिस्टेंस नहीं बोलते वो। कैपेसिटेंस तो उसकी धारता होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। सिम्बलाइज XC से करते हैं, अभी हम इसका नाम बता दे रहे हैं किससे? XC। और ये होता है 1/ω/C, 1/ω/C। और ये इसको हम लोग XL से लिखते हैं। इसका नेट रेजिस्टेंस जो होता है ω/L। इसका नाम मुझे जब लिख रहे हैं तो आप बनाओ, ये दोनों बनाया होती लोग, ये लोग यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। रेजिस्टेंस पॉलीरेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। हिंदी में उसको बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात, और इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। करंट कैसे फ्लो करेगा? वो I इक्वल V/R। I इक्वल क्या बनेगा? V/R। तो ओम्स लॉ में पढ़े हो ना, करंट इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। यहाँ पे कैसे बनेगा? I इक्वल टू VC/XC। और यहाँ क्या बनेगा? VL/XL। मतलब करंट वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो उस चीज को हम नहीं लिख रहे हैं, अगला हेडिंग उसमें डाल दोगे।
जो अगला 3 है उस 3 में चलो। अगला क्या क्या आरसी है, फिर एलसी है, फिर आपसे इसमें चेंजेस क्या होने वाले हैं? यहाँ पे अब एक रेजिस्टेंस नहीं जुड़ेगा, बल्कि एक रेजिस्टेंस भी होगा और एक कैपेसिटर भी होगा। इसकी रेजिस्टिविटी सी है, इसका कैपेसिटेंसी है, तो इसके वोल्टेज को हम वी आर कहेंगे और इसके साथ वोल्टेज को वीसी कहेंगे। ये आपने बनाया भी है, मेरे पास भी बना देना है। ये किसका है? एल आर एल सी। एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब कैपेसिटर। एक कॉइल और एक कैपेसिटर जोड़ लोगे तो इसके क्रॉस के वोल्टेज को, इसके क्रॉस वोल्टेज को, और ये क्या है? एल आर। एल का मतलब इंडक्टर, आर का मतलब वोल्टेज कैसे बताएंगे? वी एल आर। ये तो बनाए ही होंगे, हिंदी लिखो पहले उसमें। बताएंगे जब एक प्रतिरोध और एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर, जब एक प्रतिरोध और एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं तो इस प्रकार बने वोल्टेज को, इस प्रकार बने परिपथ को आरसी परिपथ कहते हैं। तो इस प्रकार बने परिपथ को आरसी परिपथ कहते हैं। अब आगे तो 2 लिख ले जाओगे ना, बताओगे जब एक प्रेरक और एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा से जोड़ते हैं तो ऐसे बने परिपथ को एलसी परिपथ कहते हैं। इसमें बताओगे जब एक प्रेरक और एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ते हैं तो इस प्रकार बने परिपथ को एलआर परिपथ कहते हैं। हो गया जी? लैंग्वेज हो गया। तो इसको आगे देखो, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो इसमें अब तो करंट तो यही चलेगा, करंट अपने फेज में चलता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन इसमें 2 वोल्टेज चल रहे हैं, वी आर भी और वी आर के बारे में भी पीछे पड़े हो कि ये करंट के सेम फेज में चलता है, बट जो वी आर होगा इसमें वी सी वो क्या चलेगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, क्योंकि वी सी तो नीचे चलता था ना, अभी बड़े थे नहीं पीछे चलता है। तो इसमें 3 लोग हैं, करंट तो अपने फेज में है, जीरो फेज पे है। जो आर वाला वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा, वो करंट के सेम फेज में चल रहा होगा। तो ये सब पीछे अपने पढ़ा, अब पीछे याद रखना हो कि करंट में सेम वोल्टेज का सेम फेज होता है, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 पीछे होता है और इंडक्टर का 90। अब इसमें 2 लोग हैं, तो जो आर वाला वोल्टेज होगा वो करंट के फेज में होगा, जो कैपेसिटर वाला होगा वो 90 पीछे होगा। तो इसको हम डायग्राम में 2 तरह देंगे, एक वी आर को इसके फेज में देंगे और एक वीसी को नीचे देंगे, ऐसे दोनों एक साथ देंगे। इसमें आते हैं, इसमें 3 लोग हैं, सॉरी 2, करंट अपने सेम फेज में चल रहा है, एल वाला एक एल है तो एल 90 आगे चलता है वी एल, और जो बीसी है वो 90 पीछे चलता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस। तीनों को दिखाओ, करंट तो अपने फेज में है, वीएल वाला आपका 90 आगे चलेगा और बीसी वाला 90 पीछे चलेगा। अब ये सब लैंग्वेज लिखना पड़ता है, हिंदी तभी बनाया जाता है। अगर पेज भरना है तो आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा कि इस परिपथ में प्रेरकत्व के सापेक्ष या प्रेरकत्व के
पर लगा विभवांतर करंट से 90 डिग्री या धारा से कला में 90 अंश आगे होता है। ऐसे लैंग्वेज लिखो, फिर ये लिखो, फिर इसका लैंग्वेज लिखो, इसका लैंग्वेज लिखो, तो काफी पता चला जाता है। तो लिख के बताओगे। टाइम ना रहे तो डायरेक्ट ऐसे लिख के आ सकते हो। यहाँ पे बताओ करंट में VL क्या हो रहा होगा 90 आगे, लेकिन VR भी होगा ही। यहाँ लिख रहे हैं VR क्या होगा, सेम फेज में रहता है, उसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, साइन ओमेगा मतलब VL आगे और VR होगा जो यहीं पे होगा। अब ध्यान से देखना हम इसमें क्या बता रहे हैं डायग्राम से। करंट तो करंट की एक जीरो फेज में है, इसमें दो लोग R है और C है। R सेम फेज में और C 90 पीछे। इसमें L और C है, करंट जीरो पे है, L 90 आगे, C 90 पीछे। फेज में यहाँ पे L और R है, L 90 आगे और R समान फेज, इक्वल फेज में, ना आगे ना पीछे। इसको हम फिगर में भी वैसे बताए, करंट में R सेम फेज में है, C 90 पीछे। करंट से VL 90 आगे और VC 90 पीछे। करंट के में VR सेम फेज में है और VL 90 आगे, इधर मुड़ना आगे होता है, उधर मुड़ना पीछे होता है। समझ में आया? अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें वेक्टरली जोड़ना होता है। यहाँ जो नेट वोल्टेज आता है वो दोनों का रूट मीन स्क्वायर आता है, VR स्क्वायर प्लस, तो क्या परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर वेक्टरली अगर हम देखें तो इसको इस तरह ऐड करते हैं, क्योंकि वो वेक्टर तो नहीं है पर वेक्टरली फेज डायग्राम से देखा जाता है। यहाँ पे नेट वोल्टेज क्या बनेगा, V इक्वल टू, दोनों दूसरे के उल्टा है ना, वेक्टर अगर उल्टा होगा तो क्या कर दिया जाता है, VL डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब घटाना। VL बड़ा होगा VC कम होगा तो VL माइनस VC करना, और VC ज्यादा होगा VL कम होगा तक डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा। अब ये बड़ा ये छोटा तो इसमें से ये घटाना, और ये बड़ा ये छोटा तो इसमें से ये घटाना। घटाना में डिफरेंस है। और यहाँ पे नेट वोल्टेज क्या बनने वाला है, दोनों पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री में हम वेक्टरली अगर ऐड करें तो क्या बन जाएगा, R स्क्वायर प्लस, तो जब 90 थे तब दोनों वोल्टेज का रूट के अंदर स्क्वायरिंग किया गया है। यहाँ भी 90 डिग्री पे था तो रूट के अंदर स्क्वायरिंग किया गया है। यहाँ एक दूसरे के अपोजिट थे तो डिफरेंस लिया गया है। और यहाँ का नेट रेजिस्टेंस हम नहीं बोला जाता, इंपीडेंस बोलते हैं। प्रतिरोध ही है लेकिन उसका नाम बदल दिया गया, क्या, इंपीडेंस। जो इंपीडेंस होता है इसको हिंदी में प्रतिबाधा कहते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, प्रतिबाधा। आप सब में इधर प्रतिबाधा क्या जाएगा, और इसका प्रतिबाधा क्या होगा, इसमें जब हम करंट से डिवाइड करते हैं तब निकलता है। इसको हम लोग जेड से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, और जेड से ये बनता है R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। इसका रेजिस्टेंस R होता है, इसका XC होता है। इसमें क्या बनेगा, क्या निकालोगे, प्रतिबाधा। यहाँ भी प्रतिबाधा निकाला जाएगा। प्रतिबाधा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। जेड से दिखाएंगे, और VL है तो XC, XL डिफरेंस, इसके वाले रेजिस्टेंस पे XC का क्या है वो, और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ भी प्रतिबाधा नाम दिया गया है। प्रतिबाधा क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, रूट में R स्क्वायर इसका हो गया और XL स्क्वायर। करंट निकालने के लिए कहीं भी निकालना चाहिए, वोल्टेज बाई प्रतिबाधा पर निकालो तो निकल पड़ेगा।